नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हम आरटीआई अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। वीडियो के अंत में हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज वगैरह भी प्रैक्टिस करेंगे, तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप घर बैठे सीजीपीएससी और व्यापम परीक्षा के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज जो है हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल। आप घर बैठे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पैकेज में आपको वीडियो और पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको आप कभी भी घर बैठे देख सकते हैं। इसी तरीके से अभी हमारा एडीओ का पैकेज चल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट एडीओ का सिलेबस जो है घर बैठे मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 2799 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अलग से पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका का क्लास लेना चाहते हैं तो सिर्फ 1799 में आप घर बैठे एडीओ परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पैकेज में आपको वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास की गुणवत्ता को समझने के लिए डेमो भी अवेलेबल है और 2400 घंटे आप इसको देख सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें मिल जाएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये जो अधिनियम है भारत में 2005 में आया था, लेकिन इससे पहले लगभग मान के चलो 17वां जो शताब्दी था, है ना, तो 17वीं शताब्दी में ये आ गया था। स्वीडन में इसका स्टार्ट हुआ था और इसका पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये देखेंगे कि ये भारत में कैसे आया, कैसे ये कानून बना। किसी भी अधिनियम को बनने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। लोकसभा में पारित होता है, राज्यसभा में पारित होता है, राष्ट्रपति द्वारा उसको अनुमोदन मतलब उसका हस्ताक्षर किया जाता है, फिर जाके वो कानून बनता है। फिर कब वो लागू होता है और उसमें कितनी धाराएं हैं, उनमें से कौन कौन सी धाराएं को हमको अच्छे से याद रखने हैं, कितने अनुसूचियाँ हैं, वो बहुत कुछ होता है। तो आज की इस क्लास में हम पूरा देखने वाले हैं और अच्छे से देखिएगा, इससे क्वेश्चंस आते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो संसद द्वारा पारित एक कानून है। अब अधिनियम लग गया मतलब वो कानून तो होगा, और कानून भारत में संसद में ही पारित हो गए कानून बनता है। ये 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। याद रखेंगे, 12 अक्टूबर 2005 को भारत में लागू हुआ। जब लागू हुआ था तो उस समय जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको जो स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता था, बाद में 370 खत्म हो गया तो पूरे भारत में लागू हो गया, है ना। उसका भी हम देख लेंगे। तो ये जो अधिनियम है, जिसमें नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है सूचना का अधिकार, मतलब ये हमको क्या अधिकार देता है? सूचना लेने का, राइट टू इन्फॉर्मेशन। किसी भी कार्यालय, किसी भी अधिकारी या कोई भी सरकार का जो निर्णय रहेगा, सरकार का जो दस्तावेज रहेगा, अगर उसको हम निरीक्षण करना चाहें और कहीं भी सरकार से सूचना मांगना चाहें, किसी भी पदार्थ का सरकारी कार्य में जो यूज़ होता है उसका नमूना मांगना चाहें, तो ऐसे बहुत सारे कार्य हम सूचना के अधिकार अधिनियम से कर सकते हैं। संविधान में भी सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रावधान था। संविधान में अनुच्छेद 19(1) है ना, अनुच्छेद 19(1) का ये भी याद रख सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मौलिक अधिकार का दर्जा सूचना के अधिकार को दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और साथ ही उसे यह भी जानने का अधिकार दिया गया है कि सरकारें कार्य कैसे करती है और इसकी क्या भूमिका है। तो इसी अनुच्छेद के प्रोसेस से ही सूचना का अधिकार अधिनियम को तैयार किया गया। यह अधिनियम हर नागरिक को सरकार से इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना लेना या प्रश्न पूछने, इन सब का अधिकार देता है, जिसके जरिए जो है कोई भी नागरिक सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है। अब आरटीआई लाने के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो क्या क्या हैं? देखिए, पहला उद्देश्य तो होता है पारदर्शिता, जिसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं इंग्लिश में। तो पारदर्शिता मतलब जैसे कोई भी काम हो रहा है और उसमें लगता है आपको कि सही तरीके से नहीं हो रहा है या आपको उसके बारे में जानकारी लेने, तो किसी भी चीज़ का पारदर्शिता तब होता है जब आप उसके बारे में जान सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, और एक ऐसी नियम हो, एक ऐसा प्रोसेस हो जिसमें आपको जानने का और उस चीज़ को देखने का हक हो, उसको कहते हैं पारदर्शिता। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अधिनियम का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही था कि कोई सा भी जो सरकार का काम होता है उसको आप अच्छे से देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये सबसे पहला फ़ायदा होता है कि पारदर्शिता लाना सूचना का अधिकार अधिनियम का। भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है ना, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ घपला हो रहा है तो आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उसकी जानकारी ले सकते हैं और इस तरीके से भ्रष्टाचार भी रुकेगा।
जवाबदेही तय करना, जवाबदेही सरकार बन जाता है। अगर आप कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो भी रहेगा वहाँ पे, है ना, जो भी जवाबदेह अधिकारी रहेगा उसको जवाब देना पड़ेगा। नागरिकों को सशक्त बनाना, मतलब नागरिकों के हाथ में एक अधिकार आ गया कि आप सरकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी सूचना मांग सकते हैं। नागरिकों की भागीदारी को लोकतंत्र की प्रक्रिया में सुनिश्चित करना। अब हर नागरिक जो है, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि हर नागरिक के पास एक पावर होता है, सरकार से वो प्रश्न पूछ सकता है। तो इस तरीके से जो लोकतंत्र का जो संरचना बनाया गया भारत में, उसमें हर नागरिक के ऊपर एक पावर दे दिया, तो एक तरीके से उसका भी एक भागीदारी हो गया कि वो लोकतंत्र या फिर देश का विकास करे। आगे बढ़ते हैं। सूचना के अधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगला टॉपिक है। ये हम देखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे पूरे दुनिया में आया, कैसे भारत में आया। तो विश्व में सबसे पहले स्वीडन ने सूचना का अधिकार कानून 1766 में लागू किया था। सबसे पहले याद रखेंगे, देखिए 1966 नहीं है ये, आज से 300 साल पुराना की बात बता रहे हैं हम, है ना, लगभग 250-300 साल पुराना 1766 में ये लागू किया गया था। कुछ कुछ बुक में 1966 लिखा है जो कि गलत है ना। आप अच्छे से उसको क्रॉस चेक कर लिया करिए डेटा को। आजकल जो भी बुक आते हैं उसमें भी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह रहता है। तो विश्व के सबसे पहले जो देश जो सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया वो है स्वीडन। स्वीडन में 1766 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, जबकि बाद में फिर अमेरिका में 1966 में आया, नॉर्वे में 1970 में आया, कनाडा में फिर 82 में आया। वैसे करते करते धीरे धीरे भारत में आया ये 2005 में। तो आपको बहुत सारे देश की याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो सबसे पहले आता है उसके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले स्वीडन में आया, ईयर याद रखना चाहते हैं तो 1766। उसके बाद भारत में आया, भारत में वो 2005 में लागू किया गया। वैश्विक स्तर पर सूचना के अधिकार को एक नई पहचान तब मिली जब वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन्स राइट को अपनाया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बस एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके बारे में हम जान रहे हैं। इसके माध्यम से क्या होता था, सभी को मीडिया या किसी अन्य माध्यम से सूचना मांगने एवं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया था, है ना। अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के अनुसार सूचना लोकतंत्र की मुद्रा होती है एवं किसी भी जीवन सभ्य समाज के विकास के लिए, उसके उद्भव के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का कथन है। हालांकि मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। जहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेगा उसको मैं हाईलाइट भी करूँगा और आपको अच्छे से बोलूँगा, इसको याद रखना। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में सूचना के अधिकार के प्रति सजगता जो है वर्ष 1975-76 के शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राज नारायण, कहीं कहीं पे राज नारायण बनाम यूपीए भी लिख दिया जाता है, याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार बनाम राज नारायण के मामले से सूचना के अधिकार की भारत में एक तरीके से नींव पड़ी, आप समझ सकते हैं। इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई, जिसमें न्यायालय ने अपने देश में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का ब्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था के लिए बात कही, है ना। तो इस समय पहली बार ऐसा कहा गया न्यायालय के द्वारा कि जो भी सार्वजनिक कार्य होता है उसका ब्यौरा जनता को दिया जाना चाहिए। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया गया। इसके बाद ये कानून कब बना, कब लोकसभा राज्यसभा में पारित हुआ, इसके बारे में हम एक बार डेट वगैरह भी देख लेंगे। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम जो है संसद में पारित किया गया। यहाँ पे आपको मैं और अच्छे से बता देता हूँ। देखिए, पहले लोकसभा में पारित किया जाता है कोई भी कानून जो है, वो अधिनियम जो है, उसके बाद आता है वो राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन होता है, उसके बाद लागू होता है। तो ये जो 12 मई है संसद में पारित, मतलब ये राज्यसभा फाइनल संसद में पारित हो गया। तो ये राज्यसभा वाला 12 मई का डेट था। इससे पहले एक दिन पहले लोकसभा में पारित हो गया था 11 मई को। और राष्ट्रपति का अनुमोदन होने के बाद 15 जून 2005 को ये राष्ट्रपति को अनुमोदन हुआ, अनुमति मिला राष्ट्रपति का। और फिर 12 अक्टूबर 2005 को
जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश में ये लागू हुआ था, लेकिन 370 हटने के बाद वर्तमान में मतलब अभी फ़िलहाल अगर आप याद रखेंगे तो पूरे भारत देश में लागू है। आप एक बार और रिवीजन कर लीजिए। सूचना के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां मैं आपको बताऊं। 11 मई को लोकसभा में पारित, 12 मई को एक दिन बाद राज्यसभा में पारित और 15 जून को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई। फिर ये जो डेट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही डेट है, 12 अक्टूबर 2005, जिसे हम 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का बर्थडे है वो याद तो रखते हैं। अब सूचना के अधिकार अधिनियम नाम में ही 2005 छुपा हुआ है, तो ये ईयर तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 2 अक्टूबर हमको याद रहता है, तो 2 अक्टूबर के सामने में एक लिख देना, 12 अक्टूबर बन जाएगा। तो कुछ भी करना, कुछ भी ट्रिक बना लेना, लेकिन 12 अक्टूबर 2005 को आप याद रख लेना, ठीक है। फिर अगला है सूचना की प्राप्ति का तरीका। सूचना के अधिकार अधिनियम का तो वैसे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, हालांकि इसका क्वेश्चन अभी तक इतना डीप नहीं आया है, लेकिन जैसे फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम को अगर आप देखेंगे तो पैटर्न चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चंस थोड़े डीप आते हैं, थोड़ा टफ आता है, तो मैं अच्छे से डीपली पढ़ा दूंगा। अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो अच्छी बात है, वो तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा गहराइयों के साथ पूछा गया तो वो भी आपसे बन जाए, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सूचना की प्राप्ति का जो तरीका है वो पहले हम देख लेते हैं। सूचना के अधिकार कानून के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन लोक सूचना अधिकारी, कहीं कहीं पे लोक सूचना अधिकारी लिखा रहता है, तो दोनों सेम है ना। लोक सूचना अधिकारी PIO ऑफिसर मतलब हो जाता है आपका पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही होना चाहिए। एक बार गूगल में सर्च कर लीजिएगा, मुझे जहाँ तक लगता है इसका फुल फॉर्म पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होना चाहिए, है ना। तो लोक सूचना अधिकारी के पद का प्रावधान है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, और RTI आवेदन इनके पास ही जमा होता है। जो भी आप आवेदन करते हैं सूचना के लिए, आवेदन के साथ केंद्र सरकार के विभागों के लिए 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है। भाई ये जो आवेदन शुल्क है हालांकि अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो केंद्र सरकार के हिसाब से भी देखें, अगर क्वेश्चन भी आएगा तो याद रख सकते हैं 10 रुपये शुल्क देना पड़ता है। हालांकि ये जो है मैं बता रहा हूँ कि अलग अलग राज्य में आप अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हैं, अलग अलग राज्य में ये शुल्क जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन ज़्यादातर 10 रुपये ही है। और इसमें ये भी याद रखना कि जितना भी शुल्क लिया जाता है वो अगर कोई भी गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति है, BPL कैटेगरी वर्ग का व्यक्ति है, तो पूरा शुल्क माफ़ होता है ना। और ये जो शुल्क है वो नगद दिया जा सकता है, DD के माध्यम से दिया जा सकता है, पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से दिया जा सकता है। इसके अलग अलग तरीके हैं। ये अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू पढ़ा रहा हूँ, इसका डिटेलिंग और कराऊंगा आगे। सूचना मिलने का तरीका क्या है? आवेदन तो आपने कर दिया है ना। सूचना मिलने का तरीका देख लेते हैं। सूचना के अधिकार की खासियत यह है कि यह एक तय सीमा के भीतर ही सूचना ली जा सकती है। ऐसा नहीं कि आपने आज सूचना मांगा आपको 2 साल बाद मिलेगा। एक तय सीमा दिया गया कि आवेदन जब भी होगा, आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर सूचना मिल जानी चाहिए। यदि आवेदन सहायक PIO, देखिए PIO जो जन लोक सूचना अधिकारी होता है, उसके नीचे एक होता है सहायक जन लोक सूचना अधिकारी। अगर सूचना उसके पास आपने आवेदन किया है तो जो 30 दिन से बढ़कर 35 दिन भी हो सकता है। हालांकि ये जो फैक्ट है ये आपको जैसे अभी छत्तीसगढ़ का कोई भी बुक पढ़ लें या फिर कोई अच्छा बुक पढ़ लें तो मिलेगा नहीं आपको, कुछ वेबसाइट में लिखा हुआ है, तो इसको आप उतना ध्यान ना दें, है ना। जनरली आप इसको ध्यान देते कि 30 दिन के भीतर आपको सूचना मिल जानी चाहिए। अगर क्वेश्चन हार्ड आ गया फिर इस तरीके से आ गया कि सहायक सूचना अधिकारी जो होगा, सहायक जन लोक सूचना अधिकारी, उसके अंतर्गत कितने दिन के भीतर सूचना मिलेगा, तब आप जाके ये 35 वाला टर्म याद रख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना शायद यहाँ पे पूछा जाए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे 30 दिन वाला ही फैक्ट लिखा गया है। इवन इसका जो ऑफिशियल PDF है उसमें भी ये 30 दिन वाला ही फैक्ट लिखा हुआ है। तो आप 30 दिन के भीतर सूचना मिल जाता है जब भी आवेदन किया जाता है, वो वाला चीज़ याद रख लेना, ठीक है। सूचना देने में यदि देर की जाती है या सूचना की प्राप्ति से सूचना लेने वाला व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं है तो अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक अपील दायर भी किया जा सकता है। देखिए अगर सूचना से कोई भी व्यक्ति खुश नहीं है या उसको समय पे सूचना नहीं मिलता या सूचना में कोई दिक्कत उसको लगता है, तो अपील का मतलब क्या है, वो फिर से उसके लिए एक तरह का कंप्लेन कर सकता है ना, अपील एक कर सकता है। और जो भी अपील रहेगा वो 30 दिन के भीतर करेगा। उस समय पर अगर पहली बार अपील करेगा तो उसको 50 रुपये तक का शुल्क जमा करना पड़ता है। प्रथम अपील से भी अगर वो खुश नहीं है तो वो दूसरी बार भी अपील कर सकता है।
90 दिन के भीतर, है ना, 90 दिन के भीतर 100 रुपये शुल्क के साथ। और याद रखेंगे कि अपील कितने बार की जा सकती है, अगर ऐसा क्वेश्चन भी आए तो अपील केवल 2 बार की जा सकती है सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत। सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में अब हम डायरेक्ट अधिनियम पर आएंगे कि इसमें कितनी धाराएं हैं, एक एक धारा को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें टोटल जो है अध्याय का जो संख्या वो 6 है। सूचना के अधिकार अधिनियम में टोटल 6 अध्याय हैं, धाराओं की संख्या है 31 और अनुसूचियों की संख्या है 2। अब अध्यायों का नाम भी हम देख लेते हैं। अध्याय 1 का नाम है प्रारंभिक। किसी भी अगर आप अधिनियम के बारे में अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहला अध्याय प्रारंभिक ही होता है। अध्याय 2 है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यता। अध्याय 3 का नाम है केंद्रीय सूचना आयोग। अध्याय 4 का नाम है राज्य सूचना आयोग। अध्याय 5 का नाम है सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ। शास्तियाँ का मतलब होता है दंड वगैरह। अब फिर अध्याय 6 का नाम है प्रकीर्ण। अगर अध्याय 1 में देखेंगे तो धारा 1 और 2 को रखा गया है। अध्याय 2 में देखेंगे तो धारा 3 से लेकर 11 तक को रखा गया है। अध्याय 3 में धारा 12 से 14 तक। अध्याय 4 में धारा 15 से 17 तक। अध्याय 5 में 18 से 20 तक के धाराओं को रखा गया और अध्याय 6 में धारा 21 से 31 को रखा गया। हालांकि ऐसा भी नहीं पूछा जाता कि इस अध्याय में कितने से कितनी धाराएं हैं, है ना, वो एकदम रेयर है कि ऐसा कुछ पूछा जाए। बस मैंने कैटेगराइज कर दिया। ये आपको 6 अध्याय के नाम एक बार पढ़ना है। जनरली पूछा जाता है धारा के अंदर की बातें, और ये जो चीज़ें हैं वो किस धारा में, इसका क्वेश्चन भी थोड़े से कम बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा धारा के अंदर जो चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको समझ गए तो आपका मैक्सिमम चीज़ बन ही जाता है। अगर आप 31 धाराएं की बात करें तो मैं आपको टोटल इस एक ही स्लाइड में 31 धाराओं के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इसको एक बार फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे धारा 1 का नाम है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। मतलब धारा 1 से हमको क्या जानकारी मिलेगी कि इस अधिनियम का नाम क्या है, इस अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है, प्रारंभ मतलब ये अधिनियम कब लागू हुआ। ठीक है। धारा 2 का जो नाम है वो है परिभाषाएँ। परिभाषा में क्या होता है, कभी भी कोई सा भी अधिनियम आप पढ़ेंगे तो एक धारा परिभाषा होता ही होता है। उसमें क्या होता है कि इस जो अधिनियम में जितनी भी बातें लिखी गई हैं या जितने जो शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों का व्याख्यान किया जाता है, उसका अर्थ बताया जाता है धारा 2 में। तो धारा 2 का नाम है परिभाषाएं। फिर धारा 3 है सूचना का अधिकार। इसी तरीके से ऐसे टोटल 31 धाराएँ हैं, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है। पहला अध्याय है प्रारंभिक, जिसमें हम पहले धारा के बारे में बात करने वाले हैं। धारा 1। धारा 1 का जो नाम है वो है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। अलग से याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब अगर आपने पहले भी कोई अधिनियम कानून पढ़ा होगा, आंख बंद करके भी आप याद रख लेंगे कि कोई भी धारा 1 किसी भी कानून का, उसमें नाम, विस्तार और प्रारंभ जो है वही होता है, और धारा 2 में परिभाषा के बारे में होता है ना। तो पहला जो धारा का नाम है संक्षिप्त नाम, तो इसके अंदर भी, धाराओं के अंदर भी उपधाराएं होती है। जैसे ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो ये धारा 1 का उपधारा 1 है, धारा 1 का उपधारा 2 है, धारा 1 का उपधारा 3 है। एक किस तरीके से चीज़ें लिखी जाती है वो मैंने आपको समझा दिया है ना, आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो धारा 1 के उपधारा 1 में लिखा हुआ है कि इसका जो नाम है वो क्या है, तो इसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी धारा में सूचना के अधिकार अधिनियम का नाम के बारे में जो जानकारी है वो हमको मिलता है ना, तो ऑप्शन में रहेगा धारा 1, 2, 3, 4, तो आपको पता चल जाएगा धारा 1, वहाँ पे आप ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। लेकिन उससे भी थोड़ा सा और टफ कर दिया जाए कि धारा 1 की उपधारा 1, धारा 1 की उपधारा 2, धारा 1 की उपधारा 3, तब आपको याद रखना है कि धारा 1 की उपधारा 1 है ना। सूचना के अधिकार अधिनियम का संक्षिप्त नाम आपका जानकारी कहाँ से मिला, धारा 1 की उपधारा 1। फिर उपधारा 2 में क्या मिलता है हमको, इसके बारे में ये जानकारी मिलता है कि ये पूरे भारत में लागू है। हालांकि जब ये लागू हुआ था उस समय जम्मू कश्मीर राज्य में ये लागू नहीं हुआ था, क्योंकि आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 370 वो तो ख़त्म हो गया, तो हट गया। इसके कारण भारत के जितने भी नियम कानून है वो सब जम्मू कश्मीर में भी लगता है। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ये संपूर्ण भारत में लागू है। तो हमको धारा 1 की उपधारा 2 के अंतर्गत इस बारे में पता चलता है कि ये जो अधिनियम है पूरे भारत में लागू है। अब अगला है 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू है, ये हमको अधिनियम 3 के अंतर्गत पता चलता है। मतलब
धारा 1 के उपधारा 3 के अंतर्गत पता चलता है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है, इसका नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और ये संपूर्ण भारत में लागू है और लागू कब किया गया, 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, धारा 1 में बस इतना ही पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं धारा 2। धारा 2 का मतलब आपको परिभाषाओं में मैंने आपको बताया था कि इस अधिनियम में जितने भी शब्द होंगे, जो भी चीज़ें लिखी होंगी उसकी परिभाषा बताई जाएंगी। तो पहला जो धारा 2 के अंतर्गत शब्द है समुचित सरकार। समुचित सरकार लिखा हुआ है धारा 2 का क। कभी कभी ऑप्शन क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश में अगर आप कई बार अलग अलग देखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में हिंदी की जगह जो ऑप्शन विकल्प होते हैं उसमें भी धारा 2 का क ख ग घ नहीं लिखा रहेगा, धारा 2 का ए, धारा 2 का बी ऐसा लिख दिया जाएगा तो आप फंस जाओगे, है ना, या फिर उसको फिर कन्वर्ट करते करते भी गलती कर बैठोगे। इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। इसका ये मतलब है धारा 2 का या धारा 2 का ए, है ना, क या ए लिखा हूँ, इसका ये मतलब है ये है धारा 2 का, या इसी को हम धारा 2 का ए लिखे हैं। चीज़ें दोनों का सेम है ना, आपको इसमें दिक्कत ना हो करके ये सेम चीज़ मैंने लिख दिया, धारा 2 का या धारा 2 का ए। ठीक है, इसका नाम जो है समुचित सरकार। समुचित सरकार का परिभाषा जो है वो परिभाषित किया गया है, तो इसको बारे में हम समझते हैं। इस अधिनियम में समुचित सरकार किसको कहा गया है, तो केंद्रीय सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित या फिर गठित या उसके स्वामित्वाधीन, मतलब केंद्र सरकार या किसी संघ क्षेत्र के स्वामित्व के अधीन या नियंत्रणाधीन, मतलब केंद्र सरकार जिसको कंट्रोल करता हो, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित, मतलब केंद्र सरकार पोषित करता हो, उसको पैसा देता हो चलाने के लिए, वो केंद्र सरकार अभिप्रेत है। मतलब ऐसे जो इंस्टीट्यूशन वगैरह हो गया या फिर जो भी क्षेत्र हो गए, ये सब जो है वो केंद्र सरकार होगा, जिसको केंद्र सरकार अपने अंदर लेता है, मतलब उसको गठित करता है, उसमें उसका नियंत्रण होता है या फिर उसमें पैसा लगाता है, तो वो केंद्र सरकार हो गया। सेम चीज़ राज्य सरकार में आप याद रख लेंगे, राज्य सरकार द्वारा स्थापित या फिर गठित या फिर उसके नियंत्रणाधीन, उसके स्वामित्व के अधीन या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से वो पैसा अगर देता है तो वो हो जाता है राज्य सरकार अभिप्रेत, है ना, मतलब राज्य सरकार, उसको हम समझ सकते हैं। तो ये हो गया समुचित सरकार की परिभाषा है। अगला है धारा 2 का ख या फिर धारा 2 का बी। इसमें केंद्रीय सूचना आयोग को परिभाषित किया गया है कि इस अधिनियम में केंद्रीय सूचना आयोग लिखा गया है, उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्रीय सूचना आयोग से धारा 12(2) की उपधारा 1 के अधीन गठित केंद्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है। इसका ये मतलब है कि जब हम धारा 12 की उपधारा 1 पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या है। मतलब इसमें ये बताया गया कि धारा 12 की उपधारा 1 में ही जो केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है उसी का अर्थ ही केंद्रीय सूचना आयोग है ना। तो यहाँ पे अगर हम धारा 12 की उपधारा 1 भी पढ़ेंगे तो भी चीज़ें सेम होगी। केंद्रीय सूचना आयोग इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि धारा 12 की उपधारा 1 में केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, हम 12(1) में पढ़ेंगे तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसी तरीके से केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, इसमें क्या है, इसमें ये बोल दिया गया कि धारा 5 की उपधारा 1 के अधीन जो अधिकारी बनेंगे वो आपका केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होगा, और धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन और जो अधिकारी गण बनाए जाएंगे वो केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी होंगे। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको केंद्रीय सूचना आयोग को थोड़ा सा याद रखना है, और जैसे मुख्य सूचना आयुक्त हो गया वो आपको याद रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप ध्यान देंगे, एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो पाएगा। धारा 12 में हम पढ़े थे उपधारा 1 में कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है, तो जब धारा 12 पढ़ेंगे तो ये चीज़ रिपीट होगा और आपको अच्छे से याद होगा। तो धारा 12 की उपधारा 3 में ये लिखा हुआ है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसके बारे में बताया जाता है कि किस तरीके की होना चाहिए, क्या उसकी पदावधि, जो भी शर्तें वगैरह होता है वो हम पढ़ लेंगे, है ना। तो धारा 12 की उपधारा 3 के अधीन जो नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त होगा वही जो है मुख्य सूचना आयुक्त का अर्थ होगा, इसमें लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। धारा 2 का ग या फिर धारा 2 का ई, इसमें लिखा हुआ है सक्षम प्राधिकारी। इसका क्या मतलब है ये हम देखते हैं। लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा या किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र की जिसमें ऐसी सभा है, इसके दशा में अध्यक्ष और राज्यसभा
या किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति, ठीक है। लोकसभा या फिर राज्य विधानसभा के दशा में अध्यक्ष, और राज्यसभा या फिर किसी राज्य की विधान परिषद की दशा में सभापति, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब होता है आपका सुप्रीम कोर्ट जिसको हम बोलते हैं, उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट। तो उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, और किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, मतलब जो मेन जो न्यायमूर्ति होगा उसकी हम बात करें। संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, और संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त कोई भी प्रशासक। तो ये सारे जो हैं इस अधिनियम के अंतर्गत इनको सक्षम प्राधिकारी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है धारा 2 का च या फिर धारा 2 का एफ। इसमें सूचना का अर्थ बताया गया है कि सूचना को किस किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, या फिर सूचना का जो अर्थ होगा वो क्या होना चाहिए। सूचना से किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, जैसे कोई वीडियो हो सकता है, कोई फ़ोटो हो सकता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से आज की डेट में सेव करके रख सकते हैं कंप्यूटर में, तो वो भी एक सूचना हो सकता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित अभिलेख, दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज हो गया, ज्ञापन, ईमेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कोई आदेश, लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, नमूने, मॉडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री, और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित जिस तक तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सके, क्योंकि सूचना तो लोक प्राधिकारी के अंतर्गत ही हमको पता चलेगा। तो जिस सूचना के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकारी का पहुंच हो उसको हम सूचना कहेंगे। और सूचना के बारे में भी क्लैरिफाई किया गया है कि वो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई अवेलेबल सूचना हो, या फिर ऑनलाइन हो, या फिर ऑफलाइन हो। जितने सारे इन्फॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है, दस्तावेज, ईमेल, कोई सलाह, कोई आदेश, ये सब सूचना का एक भाग है। और जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, उन सब से संबंधित सूचना आप सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांग सकते हैं। फिर अगला है धारा 2 का छ या फिर धारा 2 का जी। विहित ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं। विहित का ये मतलब होता है कि इस अधिनियम के अनुसार, अनुसार शब्द याद रखना, विहित है ना। फिर धारा 2 का ज या फिर एच, लोक प्राधिकारी। लोक प्राधिकारी से आप क्या समझते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। लोक प्राधिकारी से संविधान द्वारा या उसके अधीन या फिर संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किसी आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था, है ना, ये अभिप्रेत है। ठीक है, तो लोक प्राधिकारी का क्या मतलब हुआ? कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी निकाय या फिर कोई भी स्वायत्त सरकारी संस्था जो संविधान द्वारा स्थापित हो, जो संसद द्वारा किसी अधिनियम के अंतर्गत विस्थापित हो, या फिर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अंतर्गत स्थापित हो, तो इसको हम लोक प्राधिकारी कहते हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, है ना। कोई ऐसा निकाय जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्त पोषित है। मतलब कोई भी ऐसा निकाय, समुचित सरकार का परिभाषा हमने पढ़ा था, केंद्र में केंद्र सरकार के अधीन रहने वाली संस्था वगैरह हो जाता है, राज्य सरकार में राज्य के अधीन या फिर उनके नियंत्रणाधीन स्वामित्वाधीन रहने वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो कोई भी ऐसा निकाय जो समुचित सरकार के अधीन हो, कोई ऐसा गैर सरकारी संगठन जो समुचित सरकार के द्वारा वित्त पोषित हो। तो ये सब आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अब आगे हैं धारा 2 का झ या आई। इसमें अभिलेख का अर्थ बताया गया है। अभिलेख से क्या आप समझते हैं? तो कोई दस्तावेज, कोई पांडुलिपि या फिर फाइल, इसको अभिलेख हम समझ सकते हैं। कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल। दस्तावेज जैसे फाइल हो गया, आपको पता है कोई रिपोर्ट टाइप का जो कागज़ का फाइल जो रहता है वो तो दस्तावेज पड़ता है। पांडुलिपि जनरली हाथ से लिखा जाता है, तो एक पांडुलिपि हो गया। फाइल आपको ये सब पता है ना। किसी दस्तावेज की कोई माइक्रो फिल्म, माइक्रोफिशियर,
प्रतिकृति, मतलब अगर कोई पहले ज़माने में आता था जैसे फ़ोटो भी खींचते थे, एक फिल्म जैसा आता था, तो किसी भी दस्तावेज का एक तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन पर समझ लीजिए, हमको माइक्रो फिल्म हो गया है ना, माइक्रोफेशी वगैरह हो गया, फिर फ़ोटो कॉपी वगैरह हो गया, जो भी हो गया, ऐसी माइक्रो फिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों का पुनरुत्पादन चाहे वर्धित रूप से हो या न हो, मतलब माइक्रो फिल्म का कॉपी समझ लीजिए, किसी कंप्यूटर द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित सामग्री क्या हो सकता है, जैसे फ़ोटोकॉपी हो गया, जैसे प्रिंट आउट वगैरह जो हो जाता है ना, कंप्यूटर में हम वीडियो, पीडीएफ, बहुत सारी चीज़ें जो हो सकते हैं जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित हैं, ये सब सामग्री, तो ये अभिलेख के अंतर्गत आता है। अब अगला है धारा 2 का या फिर सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार से इस अधिनियम के अधीन पहुँच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, उसको ही सूचना का अधिकार हम कह सकते हैं ना। पहुँच योग्य सूचना जिसको इंसान तक पहुँचाया जा सके। अब ऐसा भी नहीं कि मंगल ग्रह में कोई एलियन है, मुझे उसकी जानकारी चाहिए, आप सूचना का अधिकार, वो पहुँच योग्य है ही नहीं, है ना। तो मतलब जो जेन्युइन हो, जो पहुँच योग्य हो, उसका ही आप अधिकार मांग सकते हैं, उसकी जानकारी मांग सकते हैं, ये है पहुँच योग्य सूचना। और जो किसी अधिकारी या फिर उसके नियंत्रण है, आप किसी अधिकारी से सूचना मांगेंगे तो उस अधिकारी के अंतर्गत ही होगा, उसके नियंत्रण में होगा तभी तो वो देगा। तो ये सूचना का अधिकार के बारे में और थोड़ा क्लैरिफाई किया गया है कि किस तरीके का सूचना आप मांग सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कृति, दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण किया जा सकता है। दस्तावेजों या अभिलेखों की टिप्पण, मतलब नोट्स वगैरह हो गया, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि, कॉपी वगैरह हो गया ना। सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना, अगर कोई भी सामग्री होता है तो उसका नमूना भी आप ले सकते हैं। डिस्क हो गया, फ्लॉपी, आजकल तो खैर चलता नहीं, पुराना ज़माना में ऐसा इस तरीके से कंप्यूटर का एक फ्लॉपी आता था जिसमें जैसे सीडी होता है अभी के डेट में, वैसे फ्लॉपी होता था। काफ़ी लोगों को पता अगर नहीं होगा तो बता देता हूँ, है ना, लेकिन अब तो ये चलता नहीं। तो डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रीति से या फिर प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को, जहाँ ऐसी सूचना किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है, प्राप्त किया जा सकता है इसके अंतर्गत। फिर धारा 2 का ट है राज्य सूचना आयोग। इसमें राज्य सूचना आयोग का अर्थ बताया गया कि राज्य सूचना आयोग धारा 15 की उपधारा 1 में जो बातें लिखी गई हैं, राज्य सूचना आयोग का अर्थ बताया गया है, वही ही राज्य सूचना आयोग है। तो अल्टीमेटली हमको धारा 15 की उपधारा 1 ही पढ़ना पड़ेगा। फिर धारा 2 का ठ या एल है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसके बारे में बताया गया। फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मैं फटाफट बता रहा हूँ, इसको हम आगे पढ़ लेंगे। राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत जो गठित राज्य लोक सूचना अधिकारी होगा, और धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन सहायक लोक सूचना अधिकारी भी गठित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। अब ये थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं कि पर व्यक्ति इस अधिनियम में कहीं पे लिखा होगा, तो उस पर व्यक्ति का आशय अर्थ क्या होगा। धारा 2 का ढ या फिर धारा 2 का एन याद रखेंगे। पर व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो सूचना के लिए अनुरोध करता है, सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो आवेदन करता है, वो जो नागरिक होगा आवेदन करेगा, उससे भिन्न कोई और नागरिक, मतलब उसको छोड़कर कोई और नागरिक जो होगा, चाहे वो कोई लोक प्राधिकारी भी क्यों ना हो, सूचना के अधिकार से संबंधित अगर जो संरचना है इसमें जैसे 15 लोग भी जुड़े हैं और इसने एक आवेदन जो किया है उसको छोड़ के बाकी 14 लोग, है ना, मतलब सूचना के आवेदन करने वाले नागरिक से उनको छोड़ करके भिन्न कोई और व्यक्ति, इसमें लोक प्राधिकारी भी हो सकता है, वो होता है पर व्यक्ति। अब अगला है अध्याय 2। अध्याय 2 का नाम है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। अध्याय 2 में पहला धारा 3 हम पढ़ लेते हैं। धारा 3 का नाम है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार धारा 3 में ये बताया गया कि कौन सूचना का अधिकार ले सकता है। तो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को, मतलब जो भारत का नागरिक होगा वो सूचना का अधिकार ले सकता है। तो सभी नागरिक, कोई भी नागरिक हो, सूचना का अधिकार ले सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीआईपी लोग, सिर्फ मंत्री लोग या फिर जो अच्छे पद में होंगे वही सूचना मांग सकता है, जिसको अधिकार वही सूचना मांग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक सूचना का अधिकार
अधिकार ले सकता है धारा 3 के अंतर्गत। अगला बढ़ते हैं धारा 4, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। तो सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो लोक प्राधिकारी गण रहेंगे उनकी क्या बाध्यताएं होंगी, मतलब उनको क्या करना होगा, उन मजबूरी भी नहीं बोल सकते, उनका तो काम होगा, उनका क्या कर्तव्य को समझ लेते हैं। बाध्यताएं मतलब अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची परित्र और अनुक्रमणी का बद्ध रीति से रखना, मतलब उसको प्रॉपर वे में वो रखेगा लोक प्राधिकारी, ताकि सूचना अगर कोई मांगता है तो उसको जल्द से जल्द दिया जा सके। इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, और अभी तक इतना डीप तो आया नहीं है, लेकिन अगर डीप आए तो आप उसको बना लें। हालांकि अगर आप कोई भी अधिनियम पढ़ेंगे तो उसमें जो शब्द होते हैं बहुत टफ होते हैं, तो मैंने एज इट इज़ स्क्रीनशॉट करके ही यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको जो चीज़ें हैं वो मैं अपनी सरल शब्दों में अपनी भाषा में आपको समझा दूंगा, ताकि अगर आप ऑफिशियल PDF डाउनलोड करके भी पढ़ें और मेरा अगर क्लास देखेंगे तो आपको समझ आ जाए। तो लोक प्राधिकारी की बाध्यता में आप समझ लीजिए कि जो भी सूचना होगा उसको सूचीबद्ध तरीके से सही तरीके से उसको जमा कर रखेगा सूचना के अधिकार को, ताकि सुकर मतलब अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित बनाया जा सके। सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने योग्य होंगे उसको उस दशा में वो कंप्यूटरीकृत करके रखेगा, और संपूर्ण देश के नेटवर्क के माध्यम से सूचना को प्राप्त किया जा सके वैसे वो उसको सुकर बना के मतलब सुव्यवस्थित बना करके रखेगा। इस अधिनियम के 120 दिन के भीतर, अब हालांकि 2005 की बात है तो 120 दिन से तो ज़्यादा हो चुका है ना। जब ये लागू हुआ था तो ऐसा प्रावधान था कि अधिनियम के 120 दिन के भीतर और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य, मतलब जो लोक प्राधिकारी जो भी होंगे उनका संगठन क्या होगा, उनकी क्या क्या विशेष बातें होंगी, उनकी क्या कृत्य होगा, उनका क्या कर्तव्य होगा, इन सब चीज़ को बताना, शक्तियाँ और कर्तव्य के बारे में बताना, विनिश्चय करने की जो प्रक्रिया होगी, क्या नियम होगा उसके बारे में जानकारी देना, अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानदंड, मतलब जो अपना काम करेगा उसके लिए कुछ प्रॉपर वो नियम तैयार करेगा, कोई मानदंड तैयार करेगा। अपने नियंत्रणाधीन धारित कृत्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख, मतलब वही है कि अपने लिए तो नियम बनाएगा, लेकिन अपने नियंत्रण उसके नियंत्रण में कोई और है तो उसके लिए भी नियम बनाएगा, निर्देशिका जारी करेगा। ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है प्रवर्गों का विवरण करेगा, मतलब उसके कैटेगरीज का भी वो बखान करेगा। ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों जिनमें दो से अधिक व्यक्ति, अगर किसी बोर्ड में किसी समिति में 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो उसको सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया जाएगा, मतलब उसको सलाह देगा। निकायों की बैठक जनता के लिए खुली रखेगा ताकि जनता आकर उसके बारे में जानकारी ले सके, उसको पूछताछ कर सके। अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करेगा। अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर मतलब टैक्स वगैरह भी होगा, उसकी जो भी जानकारी है वो भी सुव्यवस्थित ढंग से रखेगा। सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट जारी करेगा। अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों मतलब एक तरह का लाइसेंस होता है, या प्राधिकारियों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ बताएगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना के संबंध में ब्यौरे देगा। सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टताएँ मतलब विशेषताएँ वगैरह जो है वो मुहैया करवाएगा, बताएगा। लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम जो भी होगा वो बताएगा। ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाए, मतलब आदेश जिसको अगर उसको मिलता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी चीज़ों से, किसी भी जगह से, तो उसको उसमें और सम्मिलित करेगा, प्रकाशित करेगा, और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन मतलब अपडेट वगैरह करते रहेगा। आगे और लिखा हुआ है बहुत कुछ, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। प्रत्येक लोक प्राधिकारी का निरंतरण यह प्रयास होगा कि जनता को नियमित अंतरालों पर सूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए जो भी उपाय बन पड़ता है वो करे, और इस तरीके का काम करे कि जनता को कम से कम विलम्ब करना पड़े। सभी सामग्री की जो लागत होगी, प्रभावशीलता होगी, वो बताएगा। और यहाँ पे स्थानीय भाषा के बारे में भी बताया गया कि स्थानीय भाषा में अगर कोई चीज़ पूछा जाएगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा, स्थानीय भाषा में चीज़ें प्रसारित किया जाएगा।
और सूचना यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से संभव सीमा तक निःशुल्क ऐसे कम या फिर कम से कम लागत में पहुंचाया जा सके। ये सारी बातें लिखी हुई हैं। अगला है फिर धारा 5 लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम। ठीक है, अब मैं इतना डिटेलिंग पढ़ा रहा हूँ, बस इसको एक बार पढ़ना है, इसको टेंशन नहीं लेना है कि इतना टफ है, ऐसा है वैसा है, इतना डिटेलिंग पूछा नहीं जाएगा। लास्ट में एमसीक्यूज वगैरह मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उस एमसीक्यूज को अच्छे से याद रखना। उसी एमसीक्यूज मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो आपको वहाँ से पता चलेगा। तो एमसीक्यूज आप पढ़ लोगे, पता चल जाएगा। अगर एग्ज़ाम टफ आएगा तो आपसे बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा और मेहनत करके इन सारी चीज़ों को भी पढ़ा दे रहा हूँ। अगला है लोक सूचना अधिकारियों का पद नाम। जो भी लोक सूचना अधिकारी होंगे उनका नाम क्या होगा उसके बारे में देख लेते हैं। प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के अधिनियमन मतलब ये अधिनियम लागू होने से 100 दिन के भीतर, इसको तो इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि चीज़ें हो चुकी हैं, सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में यथास्थिति, यहाँ पे देखते हैं, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा जितना सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हो। तो लोक सूचना अधिकारी में क्या हो जाएगा, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होगा, राज्य लोक सूचना अधिकारी होगा, और ये उतने हो सकते हैं जितने ज़रूरत पड़े। अब इनको हेल्प करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी जितने, जैसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हो गया, राज्य लोक सूचना अधिकारी हो, इनके अंतर्गत सहायक भी रहेंगे। सहायक में क्या रहेंगे, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी। ये प्रत्येक उपमंडल स्तर या फिर अन्य उप जिला स्तर पर रह सकते हैं, केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी। अब इसमें आप सिर्फ ये याद रख लेंगे कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होता है, राज्य लोक सूचना अधिकारी होता है, इनके सहायता के लिए इनके जो नीचे होंगे वो सहायक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी होता है या फिर सहायक राज्य सूचना अधिकारी होता है। अब यहाँ पे और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। वरिष्ठ अधिकारी या केंद्रीय सूचना अधिकारी राज्य सूचना को भेजने के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे आगे ही बढ़ते हैं, इसको स्किप कर लेते हैं। प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा। अगर कोई व्यक्ति सूचना मांगेगा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी से, तो वो कार्यवाही करेगा और उसको सहायता करेगा और जल्द से जल्द सूचना देने के लिए वो बाध्य रहेगा। यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा जिसके लिए वह ज़रूरत समझे ना, तो अन्य किसी अधिकारी से भी वो हेल्प ले सकेगा। अगला है फिर धारा 6 सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। ठीक है, तो सूचना कैसे प्राप्त की जा सकती है वो धारा 6 में बताया गया है। कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है वो लिखित में, अब यहाँ पे सिर्फ ये शब्द याद रख लेंगे, लिखित में सूचना मांगना पड़ता है। शुल्क मैंने आपको बता दिया था कि अलग अलग राज्य में अलग अलग है। ओवरऑल से केंद्र सरकार के हिसाब से 10 रुपये शुल्क के हिसाब से, उसमें भी अगर बीपीएल कैटेगरी वर्ग के लोग हैं तो उसके लिए तो फ्री होता है शुल्क। तो कोई भी व्यक्ति सूचना मांग सकता है, लिखित में मांगेगा या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से। भाषा की हम बात करें तो अंग्रेजी में भी मांग सकता है, हिंदी में भी मांग सकता है, आवेदन हिंदी इंग्लिश में भी कर सकता है, या उस क्षेत्र की राजभाषा है ना, जो जैसे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी है, महाराष्ट्र का मराठी, जिस भी क्षेत्र में वो रहता है वो अपनी राजभाषा के हिसाब से भी आवेदन कर सकता है, सूचना मांग सकता है। संबंधित लोक प्राधिकारीगण जैसे कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी से वो सूचना मांग सकता है। यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को भी सूचना के लिए अनुरोध किया जा सकता है, परंतु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां क्या होगा, वहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सभी युक्ति युक्त सहायता मौखिक रूप से देगा
जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके। ऐसा कुछ कंडीशन हो जाता है जिसमें लिखित में अगर सूचना नहीं दिया जा सकता तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी जो भी आवेदन करने वाले व्यक्ति होगा, पहले तो उसको मौखिक तरीके से समझाने की कोशिश करेगा। अगर उसको समझ आ जाता है, उसका क्लियर हो जाता है जो भी दिक्कत है तो ठीक है, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आता, फिर भी अगर सूचना चाहता है तो हेल्प करेगा कि उस सूचना को लिखित में किस तरीके से लिखा जा सकता है। आवेदन सूचना के अनुरोध करने वाले व्यक्ति वाले आवेदन से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा नहीं करेगा। मतलब जो भी सूचना के लिए आवेदन करेगा व्यक्ति, उससे आप उसका कोई पर्सनल डिटेल्स नहीं मांग सकते कि आप क्या करते हो, आप क्यों आवेदन कर रहे हो, आवेदन करना ज़रूरी है क्या, ऐसा कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ उसे संपर्क करने के लिए अगर सूचना उसको पहुंचाना है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। जब भी आपको सूचना मिलेगा हम आपको बता देंगे। मतलब संपर्क करने के लिए जो आवश्यक है सिर्फ वही चीज़ें मांगी जाएंगी। जहाँ कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है जहाँ जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है या जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों के अधिक निकट रूप से संबंधित है, वहाँ वह लोक प्राधिकारी अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा। इसका ये मतलब है कि अगर सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन है तो जिसके पास सूचना का आवेदन आएगा वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा कि ये सूचना आपके अंतर्गत आया हुआ है, आप इसको देख लीजिए, है ना। तो उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है और अंतरण के बारे में आवेदक को सूचना भी देगा कि आपका जो सूचना के लिए जो आवेदन आपने किया था मैंने इस अधिकारी को ट्रांसफ़र कर दिया, वो आपको सूचना बता देगा। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें होती है वो होता है। आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात ये नहीं किया जाएगा। अगला है अनुरोध का निपटारा। इसका ये मतलब होता है कि आवेदन जब किया गया तो आवेदन करने के बाद जो अनुरोध आया उसका निपटारा मतलब किस तरीके से दिया जाता है, कितने दिन के भीतर दिया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुरोध प्राप्त होने पर अनुरोध की प्राप्ति के, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसमें, ये ऑफिशियल पीडीएफ ही है ना, ऑफिशियली जो सूचना का अधिकार अधिनियम है उसी को स्क्रीनशॉट करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना डिटेल आपको कहीं मिलेगा नहीं। अनुरोध प्राप्त होने पर अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर, यहाँ पे अच्छे से याद रखेंगे कि 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर एक बाध्यता है कि सूचना देना है, 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराएगा। धारा 8 और धारा 9 में निर्दिष्ट कारणों में किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार कर सकेगा। अब जब हम धारा 8-9 पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। देखिए, सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी सूचना आप नहीं मांग सकते हैं। कैसी सूचना? जिस पर देश की स्वतंत्रता अखंडता पर कुछ दिक्कत आए, है ना। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जैसे कुछ निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप जैसे पुलिस वालों से नहीं मांग सकते, जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स वगैरह होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है गवर्नमेंट का, वो शेयर नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ चीज़ें जो धारा 8-9 वगैरह में हमको पता चलेगा। मतलब सूचना मांगने का भी एक लिमिट होगा, कौन कौन सी चीज़ें की सूचना आप नहीं मांग सकते उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो इसमें ये लिखा होगा कि जो सूचना मांगा जाएगा उसका जवाब 30 दिन के भीतर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर जो भी सूचना मांगा है वो इस कैटेगरी में आता है जिसका सूचना नहीं दिया जा सकता तो उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। परंतु जहां मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, अब ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है, किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित अगर कोई सूचना है, वहां अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, नॉर्मली क्या है, सूचना मांगने के 30 दिन के भीतर सूचना मिलेगा। लेकिन अगर सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता, जीवन मतलब कोई व्यक्ति एकदम मरने वाला है, उसको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन चाहिए, या स्वतंत्रता मतलब कोई व्यक्ति जैसे कि जेल में है, उसको जल्द से जल्द ऐसा गवाह वगैरह चाहिए या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे वो छूट सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि ऐसे ही होना है ना। तो जीवन या फिर स्वतंत्रता से संबंधित अगर इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट है, तो उसको 48 मतलब 48 घंटे के भीतर दिया जाना ज़रूरी है। यदि
यहाँ पे लिखा हुआ है कि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिए अनुरोध पर विनिश्चय करने में कोई असफल रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। जहाँ सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस का संदाय होगा, वहाँ सूचना उपलब्ध कराने के लिए अन्य फीस लिया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, देखिए सूचना मांगेंगे तो 30 दिन के भीतर दिया जाएगा। कुछ ऐसी सूचना मांगेंगे जो नहीं दिया जा सकता, उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। और अगर कोई अस्वीकार कर दिया जाएगा तो उसको बताया जाएगा कि क्यों अस्वीकार किया गया है। और यहाँ पे अगर किसी के जीवन या फिर स्वतंत्रता से संबंधित सूचना मांगा गया है तो उसको 48 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए। बस इस स्लाइड में ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना। इसमें ये भी लिखा होगा कि सूचना मांगने के लिए अगर कोई और फीस की ज़रूरत पड़ती है, किसी और तरीके की लागत की ज़रूरत पड़ती है तो व्यक्ति से बोला जा सकता है। लेकिन अगर वो गरीबी रेखा का व्यक्ति होगा, है ना, गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति होंगे तो उनसे कोई भी फीस किसी तरीके का फीस नहीं मांगा जाएगा। आवेदन शुल्क 10 रुपये लिया जाएगा। डाक से भेजने की स्थिति में आवेदन के साथ 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प संलग्न करना होगा। अगर आप डायरेक्ट देंगे कैश 10 रुपये लिया जाएगा, डाक से भेजेंगे तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प संलग्न करना होगा। नगद जमा करने की स्थिति में आपको पावती दी जाएगी। तो जो शुल्क है वो आप 10 रुपये याद रखेंगे। आवेदन शुल्क है 10 रुपये। जहाँ किसी अनुरोध को अस्वीकृत किया गया है वहाँ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को कारण बताएगा कि अस्वीकृति का कारण क्या है। वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी वो बताएगा। मतलब अस्वीकृति के भीतर व्यक्ति जो दोबारा अपील भी कर सकता है तो बता देगा कितने दिन के भीतर अपील वगैरह कर सकते हो आप इस पर, और क्यों अस्वीकार किया गया है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन देना होगा दिया जा सकता है। जैसे अपील प्राधिकारी की विशिष्टियाँ संसूचित करेगा, मतलब अपील किसके पास करोगे उसको बता देगा। किसी सूचना को साधारणतया उसी प्रारूप में उपलब्ध कराएगा जिसमें मांगा गया है। ये लाइन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं। मतलब जिस तरीके का सूचना आवेदक के द्वारा मांगा गया है उसी तरीके का ही सूचना दिया जाएगा, है ना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। शुल्क जमा करने से 30 दिन के भीतर लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन का निराकरण किया जाएगा। लेकिन अगर स्वतंत्रता या जीवन वाला बात आ जाएगा तो 48 घंटे के अंदर सूचना दिया जाएगा। और गरीबी रेखा से नीचे कोई जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और अपील करने के दौरान भी उससे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि अभिलेख की छाया प्रति मतलब कॉपी होता है जिसको जेरोक्स हम कहते हैं, किसी भी दस्तावेज का अगर जेरोक्स चाहिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, चाहे वो A3 साइज का हो A4 साइज का हो, तो प्रति पृष्ठ के हिसाब से मतलब एक पेज के हिसाब से 2 रुपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से अलग से मांगा जा सकता है। और ये जो पैसा होता है वो आवेदक को 3 दिन के भीतर जमा करना होगा। यदि आवेदक दस्तावेज का अवलोकन करना चाहता है, मतलब दस्तावेज को देखना चाहता है लाइव जाकर ऑफिस में, कार्यालय में, या फिर उसको मंगा कर देखना चाहता है, तो 1 घंटे या उससे कम समय के लिए अगर वो देखना चाहता है तो 50 रुपये का शुल्क लगेगा। लेकिन 1 घंटे के बाद या ज़्यादा देखना चाहेगा तो 1 घंटे तक का तो 50 रुपये लगेगा, लेकिन उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट का 25 रुपये का शुल्क उसको देना होगा और नॉन जुडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा। यदि आवेदक किसी सामग्री या प्रमाणित नमूना लेना चाहता है तो नमूने की निर्धारित लागत को जो भी ज़रूरी होगा वो जमा करेगा। जहाँ सूचना का भंडारण कंप्यूटर में है तो सूचना के डिस्क या फ्लॉपी के रूप में अगर उसको चाहिए तो 50 रुपये प्रति डिस्क के हिसाब से या फिर फ्लॉपी के हिसाब से लिया जाएगा। आजकल तो फ्लॉपी चलता नहीं, डिस्क तो आपको पता है जो गोल सा रहता है ना, जिसमें हम लोग पहले ज़माने में गाना वगैरह सुनते थे, वीडियो वगैरह देखते थे, पिक्चर वगैरह देखते थे, वो डिस्क हो गया। तो अगर डिस्क वगैरह में चाहिए तो प्रति डिस्क 50 रुपये के हिसाब से शुल्क लिया जाता है। फिर अगला है धारा 8 सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। यहीं पे हमको ये पता चलेगा कि कौन कौन सी सूचना जो है नहीं मांगी जा सकती। अगर कोई मांगता है तो उसको अस्वीकार किया जाएगा। किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी, मतलब इन सारी चीज़ों का सूचना नहीं दिया जाएगा। पहला है सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति और वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, ऐसी सारी सूचना नहीं दी जाएंगी। या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता है, ऐसा कोई सूचना जिसको अगर दिया जाए तो किसी को अपराधी वो बनाया जा सकता है। तो इस तरीके की जो सूचना है
उसकी कोई बाध्यता नहीं है कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इन सारी सूचना को दिया जाए। और आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको नहीं दिया जा सकता है ना। जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है, जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है। मतलब कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसको न्यायालय मना कर दिया गया हो कि इस सूचना को नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर ऐसी सूचना जिससे न्यायालय का अवमान हो, अपमान हो, उसको नहीं दिया जा सकता। सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन हो या फिर भंग कारित हो। सूचना जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित हो, ऐसी सूचना भी नहीं मांगा जा सकती। जैसे व्यापार गोपनीयता का मतलब कोका कोला का आप बोतल देखोगे, कोका कोला अगर आपने पिया होगा, है ना, तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किससे वो बनता है, केएफसी का अगर आपने चिकन खाया होगा तो उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, वो आप नहीं पूछ सकते, वो व्यापार गोपनीयता के अंतर्गत आता है ना। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसे कि इन सारी चीज़ों को नहीं पूछा जा सकता। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदार में उपलब्ध सूचना, अपने जान पहचान या फिर निजी चीज़ों को भी नहीं पूछा जा सकता। किसी विदेश सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, अगर कोई बाहर का देश हमारे देश को विश्वास से अगर कोई सूचना दिया है तो उसको भी शेयर करना अगर मना हो तो नहीं दिया जा सकता। सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा, उसको भी नहीं दिया जाएगा। सूचना जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन पड़ेगी, उसको भी नहीं दिया जाएगा। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्री परिषद, सचिवों और अन्य प्राधिकारियों के विचार विमर्श, अभिलेख वगैरह सम्मिलित होते हैं, ये नहीं दिया जा सकता। परंतु यह कि मंत्रिमंडल के विनिश्चय, उसके कारण तथा वह सामग्री जिसके कारण वह विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराएगा। ठीक है, विनिश्चय मंत्रिमंडल को जो भी विचार विमर्श जो अभिलेख रहेगा वो तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर वो बन जाएगा, विषय पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और जो भी जानकारी जनता को दिया जाना चाहिए वो दिया भी जा सकता है। सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित, मतलब किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को नहीं दिया जा सकता, जिससे व्यक्ति की जो एकांतता का अतिक्रमण होता है ना, तो किसी से जो व्यक्तिगत सूचना वगैरह है वो भी नहीं मांगा जा सकता। यहाँ पे एक दो लाइन पढ़ लेते हैं। किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको कोई अनुरोध करता है सूचना के लिए 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। इसका ये मतलब है कि आज अगर आप सूचना मांगते हैं तो आज से 20 साल की घटित किसी जानकारी की आप सूचना मांगे, उसके बाद का आप सूचना ना मांगे, ऐसा लिखा हुआ है। परंतु यह कि जहां उस तारीख के बारे में जिससे 20 वर्ष की उक्त अवधि का संगणित किया जाता है, केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा। इसका ये मतलब है कि अगर 20 साल से अधिक पुराना अगर आप सूचना मांगेंगे तो केंद्र सरकार निर्णय करेगा, और केंद्र सरकार को जो निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा कि सूचना दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के संदर्भ में पढ़ेंगे तो ऐसे कुछ विभाग या फिर कुछ कार्यालय है जिसको भी सूचना के अधिकार की परिधि से बाहर रखा गया है। इसका ये मतलब है कि आप छत्तीसगढ़ सरकार से इन सारी सूचनाओं को नहीं मांग सकते। किनसे संबंधित है? पुलिस अधीक्षकों के अधीन विशेष शाखा, नक्सली गतिविधियों से संबंधित गठित विशेष सूचना शाखा, पुलिस मुख्यालय विशेष शाखा, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल या फिर SSF या CID। इन विभागों, कार्यालयों को जो है सूचना के अधिकार अधिनियम की परिधि से बाहर रखा है और इनका डेटा आप नहीं मांग सकते सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत। फिर अगला है कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के अधिकार। कतिपय मतलब होता है कुछ मामलों में पहुंच के लिए जो अस्वीकृति, मतलब अस्वीकृति रहेगा, उसका आधार क्या होगा इसका देखते हैं। कतिपय मामलों में अस्वीकृति का आधार धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी अनुरोध को अस्वीकार कर सकेगा।
अगर किसी के लोक सूचना अधिकारी के पास कोई अनुरोध आता है तो वो धारा 8 में जाके पहले देखेगा, और अगर उसको लगता है कि धारा 8 में इन सारी बातों का जिक्र ऐसा है कि उसको जो है स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो वो अस्वीकार कर देगा। बस इसमें इतना लिखा हुआ है। फिर अगला है धारा 10, पृथक्करणीयता। पृथक्करणीयता मतलब होता है अलग अलग करना। जहाँ सूचना तक पहुँच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, वहाँ इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी पहुँच अभिलेख उस भाग तक उपलब्ध कराई जा सकेगी जिसमें ऐसी सूचना अंतर्विष्ट नहीं है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है, और जिसमें छूट प्राप्त अंतर्विष्ट है युक्तिगत रूप से पृथक की जा सकेगी। इसका इन शॉर्ट ये मतलब है कि अगर किसी ने सूचना मांगा है ना, तो पृथक्करणीयता का ये मतलब ये है कि अगर किसी ने सूचना मांगा है और ऐसी सूचना जिसको दिया जा सकता है उनको तो दिया जाएगा, ऐसी सूचना जिसको नहीं दिया जा सकता उसको भी अलग करके उसको नहीं दिया जाएगा। बस इसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 5 सूचना मांगा है, उसमें 3 तो ऐसा है कि जिसको नहीं दिया जा सकता उसको अलग कर दिया जाएगा, लेकिन 2 ऐसी जिसको दिया जाना चाहिए उस 2 को भी बारे में बता भी देगा, है ना। फिर अगला है पर व्यक्ति सूचना, धारा 11। जहाँ यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के दिन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना अभिलेख या प्रकट करने का आशय है जो किसी व्यक्ति से संबंधित है, उसको प्रदाय किया गया है, उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है। सूचना अधिकारी के पास अनुरोध प्राप्त होने से 5 दिन के भीतर ऐसे व्यक्ति को अनुरोध की, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ उसके बाद देखता हूँ कि ये आपको बताने लायक है नहीं। इसमें ओवरऑल जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि पर व्यक्ति क्या होता है, तो पर व्यक्ति वो होता है कि पर व्यक्ति जैसे कि जिसने सूचना मांगा है, सूचना मांगने के अलावा जो व्यक्ति होता है ना, जिसमें आपका लोक प्राधिकरण वगैरह भी सम्मिलित है, तो उनको बस याद रख लें कि वो पर व्यक्ति होता है। अगला जो अध्याय वो अध्याय 3 धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, केंद्रीय सूचना आयोग। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया है। धारा 12 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, धारा 12 याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, धारा 12। इसके उपधारा 1 में क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी। ठीक है, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किसी निकाय का गठन किया जाता है। तो इसमें धारा 12 की उपधारा 1 में लिखा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करेगी। अब केंद्रीय सूचना आयोग किससे मिलकर बनेगा, इसकी उपधारा 2 में लिखा हुआ है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। देखिए, आयोग और आयुक्त अलग होते हैं। आयोग मतलब एक संस्था हो गया, आयुक्त मतलब उसका जो अधिकारी गण मतलब जिसके जो भी कर्मचारी अधिकारी होंगे वो हो जाता है ना। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 की 1 के अंदर किया जाता है, और धारा 12(2) में जो है ये उनके बारे में बताया गया कि ये जो संस्था है, ये जो केंद्रीय सूचना आयोग है, वो किन किन से मिलकर बनी होती है। तो एक मुख्य सूचना आयुक्त है, 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाए। इसका ये मतलब है, एक तो आपका मुख्य सूचना आयुक्त होगा, ठीक है, और मैक्सिमम 10 से अधिक मतलब मैक्सिमम अधिकतम 10 क्या होगा, केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा। केंद्रीय सूचना आयुक्त 10 होगा और जो मुख्य होगा वो 1 होगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति के सिफारिश के आधार पर की जाएगी। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त हो गया और सूचना आयुक्त हो गया। यहाँ पे हमको कन्फर्म ये जानकारी मिलती है कि इसका जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सिफारिश पर करेगा, इन समिति से मिलकर बनी समितियों की सिफारिश से करेगा। जैसे प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा, उस समिति की सिफारिश के आधार पर लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, तो इनके सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति जो है मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति करेगा।
अब मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है। और केंद्रीय सूचना आयोग किससे किससे मिलकर बना होता है ये इंपॉर्टेंट है। एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और मैक्सिमम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा। और जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा और केंद्रीय सूचना आयुक्त होगा उसको नियुक्त कौन करेगा, उसको नियुक्त राष्ट्रपति करेगा। इस स्लाइड में इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त इन दोनों के बारे में, इनको विधि विज्ञान, विधि मतलब होता है कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी हो गया, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट वगैरह हो गया, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन या शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे वो इन विषयों से संबंधित होंगे, है ना। मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्त तो किससे किससे, विधि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम, प्रशासन, शासन का व्यापक ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति होगा। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा और ना ही कोई लाभ के पद में धारित कोई व्यक्ति होगा या किसी राजनीतिक दल से संबंध कोई व्यक्ति नहीं होगा या फिर कोई कारोबारी नहीं होगा या फिर कोई बिजनेसमैन या फिर व्यापारी नहीं होगा। इसमें लिखा हुआ है केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि मुख्य सूचना आयुक्त के जो कौन कौन मतलब कौन कौन किनको बनाया जा सकता है, किससे संबंधित उनका ज्ञान होना चाहिए और किनको नहीं बनाया जा सकता, मतलब किन से संबंधित वो नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। अधिनियम के धारा 12 के अनुसार केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं धारा 15 के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त क्रमशः केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के लिए नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो धारा 12 में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में पढ़ा। और धारा 15 में हमने ये पढ़ा कि केंद्रीय सूचना आयोग के लिए केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त होता है। उस तरीके से धारा 15 में पढ़ेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में, और राज्य सूचना आयोग में भी केंद्रीय सूचना आयुक्त की तरह एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है। फिर अगला है धारा 13 पदावधि और शर्तें। ये पदावधि और शर्तें जो है हम मुख्य सूचना आयुक्त वगैरह के लिए पढ़ेंगे, है ना। मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्विक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। इसको मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, उसके बाद और अच्छे से आपको रिविजन कराऊंगा। ठीक है, इसमें आप क्या समझना है कि जो शर्तें हैं, जो अवधि है केंद्रीय सूचना आयोग के लिए वो 5 वर्ष का रहेगा। जब से वो ज्वाइन करेगा तब से लेकर 5 वर्ष का रहेगा, लेकिन वो दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बनेगा, है ना। एक बार बन गया, दोबारा वो नहीं बन सकता। अवधि ऐसा है कि 5 वर्ष होगा, लेकिन मैक्सिमम 65 वर्ष तक के लिए बना जा सकता है। जो उम्र सीमा है वो 65 वर्ष का होगा। जैसे कोई मुख्य सूचना आयुक्त बन गया 62 वर्ष की उम्र में, अब उसके पास 3 साल ही बचा है, 65 हो जाएगा 3 साल बाद। तो ऐसा नहीं कि वो 5 साल के लिए वो उसका जो है बना रहेगा, है ना। या तो 5 वर्ष या तो 65 वर्ष, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात वो पद धारण नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सूचना आयुक्त भी सेम है, 5 वर्ष की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए ही अपने पद पर बना रहेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त जो है दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकता, लेकिन सूचना आयुक्त जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है, लेकिन दोबारा फिर सूचना आयुक्त नहीं बन सकता, सिर्फ मुख्य सूचना आयुक्त के लिए पात्र होगा। उसमें भी ये कंडीशन है कि 65 वर्ष की उम्र से पहले ही बनना होगा, है ना। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष उम्र तक। मुख्य सूचना आयुक्त या फिर सूचना आयुक्त ये कार्यकाल के बाद दोबारा सेम वही पद, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त दोबारा मुख्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकेगा, सूचना आयुक्त दोबारा सूचना आयुक्त नहीं बन सकेगा। लेकिन सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के नियुक्ति के लिए पात्र रहेगा
लेकिन इसमें यह ध्यान रखना है कि दोनों पद की जैसे कि दोनों पद मतलब जब वो सूचना आयुक्त रहेगा उसके बाद अगर वो मुख्य सूचना आयुक्त बनेगा, दोनों को मिलाकर जो अवधि रहेगा वो 5 साल से अधिक नहीं रहेगा। जैसे कि वो सूचना आयुक्त है, 2 साल तक सूचना आयुक्त रहा। अब अगर वो मुख्य सूचना आयुक्त बन जाता है तो उसके पास 2 साल ऑलरेडी वो सूचना आयुक्त था, तो 3 साल ही बचा। दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 5 वर्ष तक के लिए ही बनेगा। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, अवधि सिर्फ 5 साल, एज लिमिट 65 वर्ष, और जो मुख्य है वो मुख्य सूचना आयुक्त हो या फिर सूचना आयुक्त हो, दोबारा सेम पद में धारण नहीं करेगा। लेकिन सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है, लेकिन उसमें भी है कि ओवरऑल सिर्फ 5 वर्ष के लिए ही बन सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्रतिष्ठित किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा। तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेगा, राष्ट्रपति के समक्ष। मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित अपना पद त्याग कर सकेगा। तो मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को ही देगा। फिर अगला है धारा 14, सूचना आयुक्त को पद से हटाया जाना। कैसे सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, क्या क्या कंडीशन है। तो मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर उस पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दे दी गई हो, है ना। तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कदाचार या फिर असमर्थता संबंधित निर्णय दे देगा तब राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा 1 के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश दिया गया है, उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा, और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी वो प्रतिसिद्ध कर सकेगा। मतलब राष्ट्रपति जो है न्यायालय से जब तक मामला अटका हुआ है, जो भी मुख्य सूचना आयुक्त है या फिर सूचना आयुक्त है उसको निलंबित कर सकेगा, और ज़रूरी समझे तो कार्यालय आने से भी मना कर सकता है। और अगर फैसला निकल जाता है कदाचार या फिर असमर्थता से संबंधित उच्चतम न्यायालय बता देगा तो सीधे उसको पद से भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा यदि यथास्थिति मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त अगर दिवालिया हो जाएगा, ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसमें नैतिक अधमता अंतर्विलित है ना। ऐसा कोई अपराधी अगर दोषित हो जाता है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्विलित है मतलब सम्मिलित है, अपनी पदावधि के दौरान किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है, अपने पद के दौरान अगर वो किसी और तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में या फिर कुछ घपला कर रहा है, तो राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद में बने रहने के लिए अगर अयोग्य हो जाता है, तो वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हुए हैं, तो यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त किसी संविदा या करार से संबंधित या उससे हितबद्ध है, किसी कंपनी से किसी सदस्य के रूप में अगर कार्य करता है या अन्य सदस्यों के साथ सामान्यतः उसके लाभ में वो हिस्सा लेता रहता है या कदाचार का दोषी इन सारी चीज़ों को करता है, तो वो कदाचार का दोषी समझा जाएगा। तो ये सारे तरीके हो गए किसी भी सूचना आयुक्त तो मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया जाने का, है ना। ये क्वेश्चन ज़्यादातर इस तरीके से आ सकता है कि ये जो ऑप्शंस है ना, जैसे कि दिवालिया यहाँ पे लिखा हुआ है, अपराध जैसे नैतिक अवधमता, फिर अपने पदावधि के दौरान किसी नियोजन में लगा हुआ है, ये पॉइंट्स के हिसाब से पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा पॉइंट सही है या कौन सा पॉइंट गलत है। तो इसको आप एक बार याद रखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थ्योरी में तो हमने इतना पढ़ लिया, इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट एडीओ के एग्ज़ाम में पूछे गए थे उसको भी देखेंगे, और अन्य महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चंस जो आगे फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं वो सब भी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन जो एडीओ 2017 में आया था, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है।
जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए, ये तो सही है। सामान्यतः सभी जानकारी 30 दिन के भीतर दी जानी चाहिए, ये भी सही है। यदि सूचना केंद्रीय या फिर राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिन से भीतर दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब ये सूचना के अधिकार अधिनियम में वैसे कहीं लिखा ही नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शायद ऐसा चलता हो, क्योंकि आंसर जो है जब क्वेश्चन आया था तो इसका आंसर सी ही लिया गया था। तो इसको, ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। ऐसा कहीं मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था और सी इसका आंसर लिया गया था कि अगर सूचना केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिन के भीतर देनी होगी, है ना। अब पता नहीं ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था या फिर सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये आया था और इसका आंसर सी लिया गया था, तो इसको चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन 2, सूचना प्रदान करने संबंधी आवेदन प्राप्त होने के पश्चात कितने न्यूनतम दिनों के भीतर सूचना दिया जाना चाहिए, है ना। कितने दिन के भीतर सूचना देने का प्रावधान है आवेदन करने के अंतर्गत 2012 में क्वेश्चन आया था। 30 दिन के भीतर सूचना मिल जाता है, लेकिन अगर जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई सूचना मांगा गया है तो 48 दिन के भीतर दिया जाना चाहिए। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना प्रदान न करे तो सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के समक्ष कितने बार अपील किया जा सकता है, ये 2012 में आया था। तो मैंने आपको बताया था कि अपील 2 बार किया जा सकता है। पहला अपील 30 दिन के भीतर, दूसरा अपील 90 दिन के भीतर। पहला अपील में 50 रुपये लगेगा, दूसरा अपील में 100 रुपये लगेगा। तो मैक्सिमम 2 अपील किया जा सकता है। संविधान में सूचना के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 19(1). सूचना के अधिकार के अंतर्गत हर नागरिक क्या कर सकता है? कोई भी सरकार से सूचना मांग सकता है, सरकारी निर्णय की प्रति मतलब कॉपी पर ले सकता है, सरकारी कार्य दस्तावेज का निरीक्षण कर सकता है। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन डी सही जवाब है। विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम कहाँ लागू किया गया था? स्वीडन में। और याद रखेंगे 1766, 1966 नहीं, 1766 सबसे पहले स्वीडन में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में कब पारित किया गया? 12 मई 2005 को। इस दिन 11 मई 2005 को लोकसभा में, 12 मई 2005 को राज्यसभा या संसद क्वेश्चन आया तो 12 मई को याद रख लेना। 15 जून को तो ये राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। और लागू कब हुआ? लागू हुआ ये 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के विभागों के लिए सूचना का आवेदन शुल्क कितना देना पड़ता है? 10 रुपये देना पड़ता है। लेकिन बीपीएल वर्ग के लिए जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क फ्री है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय? 6 अध्याय, टोटल 6 अध्याय हैं। और सूचना के अधिकार अधिनियम में इन 6 अध्यायों में कितनी धाराएं हैं? टोटल 31 धाराएं हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 2 अनुसूचियाँ हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम के नाम का उल्लेख किस धारा में है? धारा 1 में। लेकिन अगर और डिटेल में पूछा जाए तो धारा 1 की उपधारा 1 में बताया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम होगा वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 होगा। सूचना के अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सूचना को परिभाषित किया गया? सूचना को परिभाषित किया गया धारा 2 का च या फिर धारा 2(f). सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अभिलेख से क्या आशय है? अभिलेख का मतलब होता है कोई दस्तावेज, पांडुलिपि, फाइल, किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति किसी कंप्यूटर द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उत्पादित कोई सामग्री सभी होता है। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही जवाब होगा। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन का प्रावधान है धारा 12(1) में और राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है धारा 15(1) में। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है धारा 12(3) में और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है धारा 15(3) में। सूचना के अधिकार अधिनियम में पर व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? पर व्यक्ति का अर्थ होता है सूचना के लिए अनुरोध करने वाले जो नागरिक होंगे उससे भिन्न कोई व्यक्ति, जिसमें लोक प्राधिकारी भी शामिल। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी अभिलेख की छाया प्रति चाहता है तो उसे प्रति पृष्ठ कितने रुपए देना पड़ेगा? 2 रुपये प्रति पृष्ठ देना होगा।
किस तरह की सूचना किसी नागरिक को देने की बाध्यता नहीं होगी? ऐसी सूचना जिसके प्रकटन में भारत की प्रभुता और अखंडता पर प्रभाव पड़े, सूचना जिसके प्रकटन में किसी अपराध को करने का उद्दीपन हो, सूचना जिसके प्रकटन में संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग हो। उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। इस तरह की सूचना नहीं दी जा सकती। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किन विभागों या कार्यालयों को सूचना के अधिकार के अधिनियम से बाहर रखा हुआ है? नक्सली गतिविधियों से संबंधित इसको भी रखा है। पुलिस मुख्यालय विशेष रखा इसको, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बीएसएफ, इस सबको मैंने पढ़ाया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने केंद्रीय सूचना आयुक्त हो सकते हैं? केंद्रीय सूचना आयोग में अधिकतम 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त, या फिर सूचना आयुक्त सिर्फ लिखा होगा तो भी आ रहा है। सूचना आयुक्त 10 हो सकते हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? चाहे मुख्य हो या फिर सूचना आयुक्त होता है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, और जो अधिकतम उसकी उम्र सीमा है वो 65 वर्ष तक के लिए ही वो जो एज लिमिट है वो रहता है ना। मुख्य सूचना आयुक्त किसके समक्ष शपथ लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष ही लेता है, और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक में अगर आप चलाते हैं तो अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम में भी आप अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करके ज्वाइन करिए। मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, इंस्टाग्राम ID भी अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस है। आप इस पे सर्च करिए, सारे सोशल मीडिया का यूज़ करिए और हमें ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।